बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। लाखों करोड़ों दुरूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जो खातमुन नबिय्यीन है और रहमतल लिल आलमीन है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूएचएस एमडी कैट के सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 1 और लेक्चर उसका अगला पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 के अगले लेक्चर में कुछ अहम चीज़ें डिस्कस करनी है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ग्रुप में शेयर की हैं बेटा, उन चीज़ों को गौर से देखें, नोट करें, साथ साथ नोट करके उसको प्रैक्टिस उसकी करेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन फ्रॉम आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखें आपके सामने मैंने लिखा C2H6O। मैंने पहले लेक्चर में, इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि फार्मूला प्रिडिक्ट करना है तो आपको देखना है कि क्या फार्मूला हो सकता है। एक ऑक्सीजन के साथ ये फार्मूला किसका हो सकता है, ईथर का या अल्कोहल का हो सकता है, ठीक है, या कार्बो कीटोन का हो सकता है या फिर एल्डिहाइड का। चार चीजों में से किसी का हो सकता है। लेकिन अगर कार्बन हाइड्रोजन की रेशियो अल्केन वाली है CnH2n+2 तो ये या ईथर का है या अल्कोहल का। तो पॉसिबल आइसोमर इसके दो बनते हैं, एक इथाइल अल्कोहल और एक डाई इथाइल ईथर। इसका मतलब है दो ही पॉसिबल आइसोमर है इसके, एक इथाइल अल्कोहल और एक डाई इथाइल ईथर। ये आपकी बुक में आइसोमरिज्म के अंदर, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में, ये आपकी बुक में बने हुए हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के अंदर ये एग्जांपल ड्रा भी की हुई है, वहां से देख सकते हैं। अगली एग्जांपल मैंने दी है C3H7OH। मैंने कहा ये अल्कोहल है और देखने में पता चल रहा है ये अल्कोहल है। अब जब ऐसा ग्रुप लगा होगा तो डेफिनेटली ये अल्कोहल का ग्रुप है। तो इसके पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हैं? तो पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 2 हैं इसके, ठीक है। ये पोजीशन आइसोमरिज्म की एक एग्जांपल है कि 1 प्रोपेनॉल और दूसरा क्या है, 2 प्रोपेनॉल। आपसे कहा जाए 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल आपस में एक दूसरे के क्या लगते हैं, तो बेटा ये एक दूसरे के पोजीशनल आइसोमर्स हैं। ये कौन से आइसोमर हैं? पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो ये मैं और ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर थे। ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर थे। मैंने ये छोटा छोटा लिखा है, साथ साथ बोल रहा हूं ताकि आपके पास मटेरियल ज्यादा चला जाए। मैं अगर थोड़ा खुला लिखता तो चीजें बहुत कम आनी थी। मेरी कोशिश है कि आपको ना ज्यादा ज्यादा चीजें बता दूं। तो बेटा पहला सवाल C2H6O है। पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म 2 है, इथाइल अल्कोहल और डाइथाइल ईथर लिख लिया आपने, और ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, ठीक हो गया। दूसरा सवाल है C3H7OH अल्कोहल है, बता दिया है। इसके पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हैं? 2 हैं, एक 1 प्रोपेनॉल और एक 2 प्रोपेनॉल, दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं। तीसरा सवाल है मेटामरिज्म कैन बी शोन बाई। मेटामरिज्म कौन कौन शो कर सकता है? ईथर भी शो करते हैं, कीटोन भी, एस्टर्स भी, ऑल ऑफ दीज। लेकिन एक चीज जरा गौर से देख लें, नोट कर लें, ईथर तब शो करेंगे जब कार्बन 4 या उससे अबव होंगे। ये मैंने छोटा सा लिखा है, कार्बन 4 या उससे अबव। कीटोन तब मेटामरिज्म शो करेंगे जब कार्बन 5 या उससे अबव होंगे, और एस्टर्स तब शो करेंगे जब कार्बन 4 उससे अबव होंगे। तब मेटामरिज्म ये फैमिली शो करेंगी। और ये मैंने पहले लेक्चर में आपको डिटेल से पहले भी लिखवाया है, दोबारा बता दिया। ये बड़ी अहम बात है, इसको याद रखें, ठीक हो गया। तीसरा सवाल हो गया। आगे जी सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। डाई ब्रोमो इथीन, ये मैंने पहले लेक्चर में सवाल आपके सामने रखा था। टोटल पॉसिबल आइसोमर कितने हैं? अब मैं ड्रा करके बता रहा हूं, क्योंकि आप में से किसी ने कोई सवाल नहीं किया, बिल्कुल खामोश हैं बच्चे। पता नहीं आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी है ऑर्गेनिक की, या पता नहीं आपके बिल्कुल हाथ खड़े हो गए हैं। तो मेरी समझ से बाहर है कि आप लोग अभी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो बहरहाल मैंने अब खुद ही इसका डाइब्रोमो इथीन का स्ट्रक्चर आपके सामने बना के, मैं इसके स्ट्रक्चर बना के इसको समझा देता हूं कि टोटल पॉसिबल आइसोमर 3 की कैसे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर 2 हैं, टोटल पॉसिबल आइसोमर 3 हैं। अब उसकी समझें क्या सीन है। तो बेटा एक स्ट्रक्चरल आइसोमर इसका है 1,1 डाइब्रोमो इथीन। देखें 1,1 डाइब्रोमो इथीन, 2 कार्बन है, दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन के साथ लगे हुए हैं। ये इसका 1,1 डाइब्रोमो इथीन है। ये पोजीशन चेंज करने से क्या बन जाएगा, 1,2 डाइब्रोमो इथीन, कि एक ब्रोमीन कार्बन नंबर 1 पे है, दूसरा ब्रोमीन कार्बन नंबर 2 पे है। ये दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन पे हैं। अगर क्लियरली नजर नहीं आ रहा, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, डबल बॉन्डेड कार्बन, दोनों ब्रोमीन एक ही साइड पे हैं, इधर दोनों हाइड्रोजन है। 1,1 डाइब्रोमो इथीन।
ठीक है, इसके साथ अपोजिट क्या बन रहा है, 1,2 डाइब्रोमोइथीन, ये भी 1,2 डाइब्रोमोइथीन है और ये भी 1,2 डाइब्रोमोइथीन है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक इसमें से सिस है और एक इसमें से क्या है, ट्रांस है। तो ये आपस में एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं, ये इसका पोजीशन आइसोमर है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के क्या है, सिस ट्रांस आइसोमर, ज्योमेट्रिक आइसोमर है। मैंने टोटल आइसोमर पूछा था तो 3 है, 1 2 3 आपके सामने बने, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है। अगर कोई पॉसिबिलिटी जहन में आती है ड्रा करें, उसका नाम देखें, अगर आपको समझ नहीं आई मुझे उसकी पिक्चर बनाकर भेजें, उसका कोई अच्छा सा नाम रख लेंगे। लेकिन इनके C2H2Br2 के यही 3 पॉसिबल आइसोमर्स हैं और ये तीनों टोटल आइसोमर्स हैं। 2 इसके अंदर कौन से आइसोमर्स हैं, इसके ज्योमेट्रिक आइसोमर, और 2 इसके पोजीशन आइसोमर्स हैं। ठीक है, यहां से पोजीशन चेंज होने से उसकी ज्योमेट्री आ जाती है, कार्बन की पोजीशन चेंज करने से उसमें पोजीशन आइसोमर्स आते हैं। अब इसी में से मैंने अगला सवाल निकाला है कि डाइपोल मूवमेंट इज मैक्सिमम, यानी पोलैरिटी किसकी मैक्सिमम है। डाइपोल मूवमेंट मैक्सिमम का मतलब है कौन सबसे ज्यादा पोलर है, मोस्ट पोलर कौन सा है, इथीन है, सिज 1,2 डाइब्रोमोइथीन है ये वाला, या ट्रांस 1,2 डाइब्रोमोइथीन है ये वाला, या इनमें से कोई सारे के सारे हैं। तो मैंने सर्कल किसको किया है, सिज 1,2 डाइब्रोमोइथीन। उसकी वजह जरा गौर से सुने, अब तवज्जो से देखें जी। अब ये आपका पिछले पार्ट 1 के सिलेबस में से पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल में से भी ये सवाल आता है, वहां भी कुछ क्वेश्चन आपको कराए गए थे। अब तवज्जो से देखें ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ब्रोमीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये इस तरह से पोलैरिटी क्रिएट कर लेगा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ये वाला ब्रोमीन अपने इस साइड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव और ये ब्रोमीन पार्शियल, ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। बेटा ये मॉलिक्यूल 2 हिस्सों में बट गया, इसका नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया, देखें नीचे वाला हिस्सा इसका पार्शियल नेगेटिव हो गया और ऊपर वाला हिस्सा इसका क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल मोस्ट पोलर है। इथीन में तो ऐसी ब्रोमीन है ही नहीं, तो सिज वाला मोस्ट पोलर हो गया। अब ये पोलर क्यों नहीं है, जरा गौर करें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये पोलैरिटी इस पोलैरिटी के साथ कैंसिल हो गई। आपने पढ़ा था डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब पोल अपोजिट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में होते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड में होते हैं, जब पोल अपोजिट होते हैं जैसे BeCl2 में होते हैं, तो क्या होता है कि पोलैरिटी कैंसिल हो जाती है, मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर होता है। तो मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल ये है। समझ आ गई बात की। इसी से मिलता जुलता अगला सवाल है, ये सवाल स्ट्रक्चर इसकी ऊपर वाले सवाल से रिलेटेड थे, ये ख्याल रखना है, ये दोनों सवाल एक जैसे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है आपको ऊपर वाले सवाल से दी गई है, लेकिन पेपर में सागर हो सकता है ऐसा सवाल हो तो स्ट्रक्चर खुद ड्रा करनी पड़े। आगे जी, मैक्सिमम पोलर मॉलिक्यूल यानी मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट किसका होगा। मेरे पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और अकेला बेंजीन। गौर से सुन ले, मैक्सिमम पोलैरिटी किसकी है, कौन सा सवाल है ये, मैक्सिमम पोलैरिटी, इसी जैसा सवाल है। ज्यादा डाइपोल मूवमेंट किसका है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या अकेला बेंजीन। अब गौर करें, अकेला बेंजीन तो नॉन पोलर होता है, ये आर्दो है, ये मेटा है, ये पैरा है। अब तवज्जो से देखें कि जब आपके पास 1,2 डाइक्लोरो होगा, मैंने उसको टिक क्यों किया है कि 1,2 में दोनों क्लोरीन एक ही साइड पे हैं और वो मॉलिक्यूल को पोलर कर देंगे। ये देखें, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी एक ही साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। एक साइड से ये क्लोरीन वाली साइड पार्शियल नेगेटिव हो जाएगी और दूसरी साइड पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगी। इस वजह से ये मॉलिक्यूल मैक्सिमम पोलर होगा। कौन सा मॉलिक्यूल जी, आर्दो वाला। और लीस्ट पोलर कौन सा होगा, अगर अपोजिट साइड पे क्लोरीन लगे होंगे। बेंजीन लीस्ट पोलर है, लेकिन इसके बाद अगर आप इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो बेटा पोलैरिटी चूंकि कैंसिल हो जाती है, पोलैरिटी कैंसिल होती है। यहां मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं कि 1,4 डाइक्लोरो, जिसको पैरा कहते हैं, पैरा के लिए आपके सामने ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं। ये पैरा का स्ट्रक्चर है 1,4 का, एक क्लोरीन इधर है, दूसरा क्लोरीन इधर है। अब क्या होगा, ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे की पोलैरिटी को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इन तीनों में से आर्दो मेटा पैरा में से बेंजीन को अगर निकाल दें, आर्दो मेटा पैरा में से पैरा जो है वो लीस्ट पोलर होता है किसी भी केस में, चाहे वो टॉलजाइलिन है, चाहे वो डाइनाइट्रो है, चाहे वो डाइब्रोमो है। तो पैरा वाले लीस्ट पोलर होते हैं। इन तीनों की बात कर रहा हूं, बेंजीन को अगर निकाल दें, ठीक है, पैरा वाले लीस्ट पोलर होते हैं और आर्दो वाले मोस्ट पोलर होते हैं। तो मैं यहां इसकी पोलैरिटी का ऑर्डर भी लिख देता हूं, आर्दो मेटा
पैरा और सिंपल बेंजीन, आर्दो मेटा पैरा और सिंपल बेंजीन, ये इनका सीक्वेंस होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सीक्वेंस क्या है, वो ये है, आर्दो वाला, मेटा वाला, पैरा वाला और सिंपल बेंजीन। आगे जी एक और मैंने एग्जांपल दी, C2H4O2। मैंने बताया था जहां ऑक्सीजन 2 हो फौरन समझ जाए ये कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर है, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, एस्टर भी। हैज पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसके पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ क्या है, एक तो एसिटिक एसिड है और दूसरा ये एस्टर है जिसको हम कहते हैं मिथाइल फॉर्मेट, इसका नाम है मिथाइल फॉर्मेट, और ये एसिटिक एसिड है। ये ऊपर वाला जो है एसिटिक एसिड है। मैंने आपको कल फंक्शनल ग्रुप का एक टेबल आपके ग्रुप में शेयर किया था, ठीक है, और उसमें मैंने कुछ ग्रुप्स को येलो कलर में हाईलाइट कर दिया था। वो इंतहाई अहम नेम्स हैं आपके एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनमें मैंने ये नाम लिखे हैं, तो वहां से ये नाम भी प्रिपेयर करने हैं। ये दोनों एक दूसरे के, ये मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख दी, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। 2 ही आइसोमर्स बनते हैं इनके स्ट्रक्चरल, एक क्या बनता है मिथाइल ग्रुप के साथ ये एथानोइक एसिड जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं, और एक मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट ये एस्टर है। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज अ एस्टर। इसको बच्चे ईस्टर पढ़ते हैं, मुनासिब नहीं है, ये एस्टर है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस साइड पे आखिरी सवाल है, डाइब्रोमोप्रोपेन क्या है जी, डाइब्रोमोप्रोपेन। C3 के साथ 2 ब्रोमीन हो, मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया, स्ट्रक्चर सारे बना दिए, हाइड्रोजन आप खुद लगा दें, हाइड्रोजन पूरे कर सकते हैं आप। C3 ठीक है, और Br2 हाइड्रोजन 6 है। इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बनते हैं, मैंने क्या लिखा है, देयर आर 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर। देखें, एक तो है इसका जी 1 डाइब्रोमो, नाम यही होगा ना, 1 डाइब्रोमो प्रोपेन, नाम ऊपर लिखा हुआ है। इसका नाम होगा 2 डाइब्रोमो, ठीक हो गया जी। इसका नाम होगा 1 डाइब्रोमो, और इसका नाम होगा 1 डाइब्रोमो। इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर आपके जेहन में आता है तो लाजमी बनाएं और मेरे साथ शेयर करें ताकि उसको भी इसमें ऐड कर लें। लेकिन इसके डाइब्रोमोप्रोपेन के 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, ये हैं। मैंने इन कॉलम के अंदर जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, इन क्वेश्चन में मैंने कोशिश की है कि आपको आइसोमरिज्म से रिलेटेड सवाल सारे एक दफा गो थ्रू करवा दूं। इनकी नंबरिंग अगर दे लें, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मैंने 8 क्वेश्चन करवाए हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट हो, क्वेश्चन का नंबर लेकर मुझे भेजें, मैं फिर आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये पोलैरिटी वाला सवाल बड़ा अहम है, ये आपके पार्ट 1 के सिलेबस से, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में से, पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल से है, ठीक हो गया। ये कॉलम हो गया आइसोमरिज्म की रिवीजन के हवाले से। टेक्स्ट बुक की आइसोमरिज्म की सारी एग्जांपल्स खुद लाजमी करनी है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की भी सारी एग्जांपल्स, सिस ट्रांस की भी सारी एग्जांपल आपने खुद करनी है। अब आए जी बहुत ही अहम हिस्से की तरफ, अल्केन से क्या बनता है, अल्काइल ग्रुप जब हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। ये मैंने 8 अल्काइल ग्रुप बनाए हैं, ठीक है। मैं पहले इनको समझा दूं फिर बताता हूं। आपकी बुक में भी एक जगह ये बने हुए हैं, किसी फैमिली के साथ, किसी ना किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। ये सबको पता है, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकलते तो क्या बनता है, मिथाइल। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी का मतलब प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है। प्राइमरी का मतलब है कि ये डायरेक्टली आगे किसी कार्बन से अटैच नहीं है। जो आगे किसी कार्बन से अटैच ना हो या 1 कार्बन से अटैच हो वो प्राइमरी होता है, ये सबको पता है जी। इथेन से क्या बन गया, इथाइल। इसको खोल कर लिख लें, इकट्ठा करके लिख लें, CH3 लिख लें, C2H6 लिखा जाता है। खोल के लिखें CH3CH2, एक बॉन्ड खाली, खाली बॉन्ड में रेड कलर से शो कर रहा हूं। ये भी प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है। ये ऐसा अल्काइल ग्रुप है जिसमें प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकाली गई है। प्राइमरी अल्काइल ग्रुप की टाइप का मकसद ये है, ऐसा अल्काइल ग्रुप जहां से हाइड्रोजन निकाली जाए, उस हिसाब से उसका नाम रखा गया। जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकाली गई वो प्राइमरी था, इसमें भी प्राइमरी था। ये दोनों तो बिल्कुल सीधे साधे हैं। मीथेन, इथेन आपने पहले भी पढ़ा है, मैंने आपको एक पिक्चर भेजी थी ब्लू कलर का हाईलाइट करके। उस पिक्चर में मैंने बताया था कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन का कोई आइसोमर नहीं होता। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनका अपना कोई आइसोमर नहीं है, एक ही पॉसिबिलिटी है इनमें। इस तरह मीथेन से एक ही मिथाइल बनता है, इथेन से एक ही इथाइल बनता है। लेकिन जब आप प्रोपेन में आते हैं, प्रोपेन खुद एक है, प्रोपेन खुद एक है,
लेकिन प्रोपेन में प्रोपाइल बनने की पॉसिबिलिटीज 2 हैं। उसकी वजह क्या है कि प्रोपेन के अंदर 2 तरह के कार्बन हैं, प्राइमरी भी हैं और सेकेंडरी भी हैं। ये कार्बन प्राइमरी है, ये दोनों प्राइमरी है। अब ये दोनों कार्बन जो थे वो क्या थे, ये दोनों कार्बन प्राइमरी है और दरमियान वाला कार्बन क्या है, टर्शरी है। दरमियान वाला कार्बन सेकेंडरी है। ये साइड वाले कार्बन प्राइमरी है, ठीक है, ये प्राइमरी लिख दिया मैंने, और दरमियान वाला कार्बन क्या है, सेकेंडरी है। इस हिसाब से अकेला प्रोपेन एक ही पॉसिबिलिटी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब हाइड्रोजन रिमूव करें तो या हाइड्रोजन आप प्राइमरी कार्बन से रिमूव करेंगे, पहले से साइड वाले से, इधर से कर लेंगे, इधर से, तो साइड से हाइड्रोजन रिमूव की तो एन प्रोपाइल बन गया, प्राइमरी बन गया, प्राइमरी का मैंने साइन लिखा है। जब आपने सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव की तो ये क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल। ये क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल। आप अक्सर पढ़ते हैं एन प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो आइसोप्रोपाइल किस कैटेगरी का है, इट इज अ सेकेंडरी, ये याद रखना है। और बड़ी ही अहम बात है, यहां से लेकर मैंने इसको देखें 3 तरह अंडरलाइन किया है, एक रेड कलर से और 2 ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया है। जो ये अंडरलाइन 4-5 ग्रुप है, इंतहाई अहम है, ये आपसे गलती कराएंगे, इसलिए इनको तवज्जो से सुने। प्रोपेन से 2 प्रोपाइल बन गए जी, खत्म हो गया प्रोपेन। अब आ जाइए ब्यूटेन की तरफ। ब्यूटेन खुद 2 तरह के होते हैं। आपने चेन आइसोमरिज्म में पढ़ा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में पढ़ा कि एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ये एन ब्यूटेन है और ये क्या है, आइसोब्यूटेन है। एन ब्यूटेन से 2 प्रोपाइल बनते, एन ब्यूटेन से 2 अल्काइल बनते हैं। एन ब्यूटेन से 2 अल्काइल बनते हैं। एक अल्काइल बनेगा अगर मैं साइड वाले हाइड्रोजन को रिमूव करूं, देखें, और दूसरा अल्काइल बनेगा मैं कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोजन को रिमूव करूं। ये कार्बन नंबर 1 से, यानी प्राइमरी कार्बन से रिमूव किया, ये प्राइमरी बन गया। ये कार्बन नंबर 2 से रिमूव किया, ये सेकेंडरी बन गया। ठीक हो गया। तो एन ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल बन गया। हाइड्रोजन कहां से रिमूव किया, ये अब आपके सामने। यहाँ पे हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव किया था, यहाँ से हाइड्रोजन इस कार्बन से, इधर से हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव किया है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया है वो मैं सर्कल कर देता हूं, ठीक है। अब एन ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल बन गया। अब आपके लिए ये चीजें नई है, हालांकि किताब में लिखी हुई है, पहले ना तवज्जो से किसी ने पढ़ाई है ना आपने पढ़ी है, मैं भी बताता हूँ किताब में कहाँ है। आइसोब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन में आप साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करें इस कार्बन से, तो ये बन गया जी आइसोब्यूटाइल। क्या बन गया जी, आइसोब्यूटेन से क्या बन गया, आइसोब्यूटाइल। ये प्राइमरी है। अब बड़ी अहम बात है, आइसोब्यूटाइल प्राइमरी है और आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी है। आइसोप्रोपाइल क्या है, सेकेंडरी, और आइसोब्यूटाइल क्या है, प्राइमरी। इसकी वजह क्या है कि ये आइसोब्यूटेन से बना है, पीछे आइसोप्रोपेन था ही कोई नहीं। पीछे आइसोप्रोपेन तो कोई नहीं था ना, प्रोपेन तो एक ही था, इसलिए एक को एन कह दिया, एक को क्या कह दिया, आइसो। आप कहते सर हमें समझ नहीं आई, आइसो क्यों कहा, सेकेंडरी क्यों कहा। जरा गौर से देख ले, प्रोपेन एक ही है, इसलिए एक प्रोपाइल को एन कहेंगे, दूसरे को आइसो कहेंगे। तो ओल्ड नेमिंग में यही मसला था कि मुख्तलिफ नाम जो है उनको देने में काफी इशू आता था, इसलिए बाद में आयोपैक सिस्टम आया। तो प्रोपेन में एक एन प्रोपाइल और एक आइसो। तो ब्यूटेन में आपने एन और सेकेंडरी, चूंकि सेकेंडरी कार्बन से था, इसको आइसो इसलिए नहीं कहा। इसको अगर आइसो कह देते तो बेटा ये वाला आइसो कहता मेरे से जो अल्काइल बनना है उसको आइसो कहा जाए, इसलिए इसको सेकेंडरी कह दिया गया। और आइसोब्यूटेन से बना उसको क्या कहा गया, आइसोब्यूटाइल कहा गया। अब उसमें फर्क फिर आ गया, ये वाला आइसोब्यूटाइल प्राइमरी है, ये वाला आइसोप्रोपाइल जो है वो सेकेंडरी है। अब यहाँ पे इन दोनों को हाईलाइट करके उर्दू में लाइन लिख लें कि ये सवाल जब भी पेपर में आएगा मैं गलत करूंगा या करूंगी, लिख लें, क्योंकि मुझे पता है कि इस पे आपने तवज्जो नहीं देनी। जब ये सवाल पेपर में आना है आपने गलत करना है, आपने अपनी साइंस मारनी है, अपनी साइंस नहीं चलेगी बेटा। प्रोपेन से एन और आइसो बनेगा, सीधी सीधी बात है, क्योंकि प्रोपेन एक ही था। ब्यूटेन से पहले बनेगा एन ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल बनेगा। इसको आइसो नहीं कहा जा सकता था क्योंकि ये आइसो से नहीं बना। आइसो उसी को कहेंगे जो आइसो से बना है, यहाँ और ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए उसको आइसो कहना पड़ गया। अब अगर आप इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं जो कार्बन टर्शरी है, तो ये कौन सा ब्यूटाइल बनेगा बेटा, टर्शरी ब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल है, टर्शरी। अब आपके सामने 8 अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। इस पूरी लिस्ट में सिर्फ एक टर्शरी है, इस पूरी लिस्ट में एक टर्शरी है। कितने प्राइमरी हैं, कितने सेकेंडरी हैं, ये याद रख लें। आपसे कहा जा सकता है ब्यूटेन से कितने अल्काइल ग्रुप प्राइमरी बनते हैं, कितने सेकेंडरी बनते हैं, कितने टर्शरी बनते हैं।
अब इसकी का रेफरेंस दूं मैं कहाँ पे है, ये अब आपकी बुक में ये सारे ग्रुप बने हुए हैं, लेकिन कहाँ बने हुए हैं, अल्कोहल वाले चैप्टर में पेज नंबर 213 214 पे टेबल बना हुआ है, 8 के 8 ग्रुप वहां अल्कोहल के साथ बने हुए हैं। अब अपने बुक का पेज नंबर 213 214 खोल के देखें, नॉमेनक्लेचर का टॉपिक है अल्कोहल वाले चैप्टर में 11.2.1। आप वहां देखेंगे पहले खाने में लिखा हुआ है मिथाइल अल्कोहल, दूसरे खाने में इथाइल अल्कोहल, तीसरे में एन प्रोपाइल, चौथे में आइसोप्रोपाइल। इस तरह काउंटिंग करते जाएं, 8 फार्मूले वहां है या नहीं है, आपकी बुक में है, लेकिन पहले कभी इस वजह से आपको नहीं पढ़ाया गया, ना ही आपने पहले पढ़ा है, इसलिए इसको ध्यान से इस अंदाज में पढ़ें ताकि आपको अब क्यों अहमियत है, मैं क्यों इस पे जोर दे रहा हूं। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर पेपर में जितने टेस्ट आपके लिए जाएंगे, चाहे होम असेसमेंट होंगी, चाहे आपके T5 T6 T7 होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने पेपर होंगे हर पेपर में ये सवाल होगा। जब फुल बुक पेपर लिया जाएगा, जब आपके फुल लेंथ 3 पेपर लिए जाएंगे, उसमें इससे रिलेटेड सवाल होंगे, पहले बता रहा हूं। और आप हर बार मुझसे कहेंगे सर ये समझ नहीं आई, और हर बार मैं इसी पिक्चर का हवाला दूंगा, इसलिए मैंने नोट लिखा है दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर, गौर से पढ़ लें सुन लें, दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन अबाउट, कौन कौन से क्वेश्चन, किसी एक चैप्टर के नहीं, नेमिंग टाइप रिएक्शंस एंड प्रिपरेशंस, किस चीज की, ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल। अब हर चैप्टर में अल्काइल हैलाइड पढ़ा हुआ है, हर चैप्टर में अल्कोहल पढ़ा हुआ है, कहीं आपने अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने हैं, कहीं आपने अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, कहीं आपने अल्कोहल को प्रिपेयर करना है, कहीं आपने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो सारी ऑर्गेनिक इन्हीं रिएक्शन से भरी हुई है। तो बेटा दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चंस अबाउट नेमिंग टाइप्स रिएक्शंस एंड प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल। इसलिए इस टेबल के अंदर मौजूद ये 8 अल्काइल ग्रुप, उनका नाम, उनकी टाइप, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बहुत जरूरी है। रेफरेंस के लिए आपके सामने ये पेज मैंने रख दिया, पेज नंबर 213 214। ये क्वेश्चन दोबारा गौर से पढ़ें, इनको नोट करें, इनकी कैलकुलेशनें करें, इनके फार्मूले बनाएं, इनके अंदर से हिसाब किताब लगाएं भी कैसे कैसे हुआ है, जिस चीज की समझ ना आए मुझसे पूछें, और इसको नीट करके अपनी नोटबुक पे लिखें, खुला खुला करके लिखें। मेरे पास जगह कम थी, आपने इसको जरा खुला खुला करके लिखना है ताकि बॉन्ड वगैरह मिक्स ना हो, ठीक है। जरा वाइड करके खुला खुला करके नीट करके अपने नोटबुक पे लिखें ताकि ये चीजें आपको याद रहें, ठीक है बेटा। आज का ये लेक्चर खत्म होता है।